Okay, in secondary chemistry, chapter 5, Introduction to Hydrocarbons. This is a new book of first secondary chemistry in Sindh board in 2023. और आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 5 डिस्कस किया था हमने कल, और आज सैटरडे है और आज हम छठा लेक्चर इसका डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत आसान एक बात है। ओल्ड बुक के अंदर ये चीज़ नहीं थी, न्यू बुक के अंदर है। तो पहले फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। इस साल से कराची में भी इसको पढ़ना जाना शुरू किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो इतना मुश्किल नहीं था, आसान है। इससे ये बेनिफिट होगा कि एप्टीट्यूड के लिए जो तैयारी करेंगे आप लोग ई-कैट एम डी-कैट में, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा चूँकि इसके MCQs आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। तो आइसोमेरिज्म तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कल की क्लास में। आइसोमेरिज्म तो हमने पढ़ा था कि एक ही फॉर्मूले पर अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर पॉसिबल हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, और वो एक और डिफरेंट कंपाउंड जो पॉसिबल होता है उनमें बॉन्ड पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अब बॉन्ड पैटर्न अलग अलग अंदाज से डिफरेंट हो सकते हैं, या वो चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, कभी पोजिशन आइसोमेरिज्म होती है, कभी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, कभी होती है मेटामेरिज्म। जो चार टाइप्स या 4 टाइप्स हमने पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, 4 टाइप्स हमने पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। एक चेन था, एक पोजीशन था, एक फंक्शनल ग्रुप था और एक हमारे पास जो है उसके अंदर मेटामेरिज्म था। तो दीज वर द 4 टाइप्स विच आर इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है? एक मेन टाइप है, 2 मेन टाइप होती है आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल होती है और फिर स्टीरियो होती है। फिर जिस तरह स्ट्रक्चरल के अंदर 4 सब टाइप निकलते हैं, इस तरह स्टीरियो के अंदर 2 सब टाइप निकलती हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द बॉन्ड पैटर्न रिमेन सेम, मतलब बॉन्ड पैटर्न इस बार सेम रहेगा, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। लेकिन स्पेस में 3D स्पेस के अंदर जो स्पेटियल अरेंजमेंट होगी, जो अरेंजमेंट होगी एटम्स की, वो डिफरेंट होगी स्पेस के अंदर। लाइक स्पेस से मुराद 3 डायमेंशन के अंदर जो अटैचमेंट होगी एटम्स की वो डिफरेंट अंदाज से होगी, डिफरेंट तरह से होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूं, क्योंकि शुरू में बेसिक से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि एक कंपाउंड हमारे पास है ABCD, दिस इज वन कंपाउंड। इसका एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ये यहाँ पर बनाया है ABCD। दोनों के बॉन्ड पैटर्न सेम है, A B से जुड़ा है, B C से जुड़ा है, फिर C D से जुड़ा है, इस दोनों में सेम है। कल जो हम पढ़ लेते वहाँ बॉन्ड पैटर्न आगे पीछे था, A C B D ऐसा था। तो यहाँ पर तो बॉन्ड पैटर्न भी सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है इसमें लीनियर है और उसमें जिग-जैग बना हुआ है। तो ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ आइटम जो है ना स्पेस के अंदर वो डिफरेंट अंदाज से होती है, लेकिन बॉन्ड पैटर्न सेम होता है। हर बॉन्ड एक ही चीज़ से जुड़ा होता है दोनों आइसोमर के अंदर, लेकिन उसके अरेंजमेंट XYZ एक्सिस के अंदर वो चेंजिंग आती है। कोई राइट में होता है, कोई लेफ्ट में होता है, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। और ये हमारे पास कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर इस अंदाज से डिफरेंट होता है कि जो एटम्स अटैच होते हैं उनका बॉन्ड पैटर्न चेंज हो जाता है अलग अलग, बट फार्मूला सेम रहता है। इसमें बॉन्ड पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगी ना, वो उसकी जो पोजीशन होगी वो बस राइट लेफ्ट इस तरह से जो है ना वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, अरेंजमेंट, लेकिन बॉन्ड पैटर्न फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि आप क्लियरली जो मैंने एक सिंपल एक एग्जाम्पल दी आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास इस पर करने खड़ा हूँ, कुछ तो है इसके अंदर जो मुश्किल होना चाहिए, इतना आसान तो नहीं होगा। तो जाहिर से शुरू में आसानी स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन में तो कोई मुश्किल बात हम करेंगे नहीं आपसे जब तक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट ना करें किसी भी चीज़ की। तो टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स कितनी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितनी तरह के होते हैं? तो मेन इसके 2 टाइप्स हमारे पास हैं। एक कहलाता हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक कहलाता हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक छोटा टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर एक बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैं ऑप्टिकल बाद में कर रहा हूँ। बुक में अगरचे ऐसा है कि ज्योमेट्रिकल बाद में हुआ हुआ है, ऑप्टिकल पहले, बट मैं हमेशा इजी चीज़ को पहले कवर करता हूँ, क्योंकि एंड में फिर जाहिर सी बात है जो टाइम लगेगा वो उसी को देना पड़ेगा ऑप्टिकल को, वो जितना भी टाइम लग जाए। जो शुरू में जल्दी हो सकता है वो हम जल्दी कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किससे कहते हैं। तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक तरह से स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, टाइप है, एक किस्म है, काइंड है। इसी को सिस ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो मैं बताऊंगा कि सिस ट्रांस का मतलब क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म।
तो ये हमारे पास इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या चीज़ होती है? इट एग्जिस्ट इन अल्कीन ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये जो आइसोमेरिज्म आपको दिखेगा, ये आइसोमेरिज्म हमारे पास दिखता है अल्कीन के अंदर, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। क्यों होता है अल्कीन के अंदर? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। जबकि इट डजंट एग्जिस्ट इन अल्केन, ये अल्केन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अल्केन में क्या हमारे पास होती है, उसके अंदर हमारे पास फ्री रोटेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की, जबकि अल्कीन के अंदर हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, मकसद मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से के अगर मैं इस तरह से बना दूँ, लेट्स से के अल्केन में क्या होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम 1,2 डाइक्लोरोइथेन की बात कर लें, 2 कार्बन लगाओ, 1 और 2 पर क्लोरीन लगाओ, तो ये है 1,2 डाइक्लोरोइथेन जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ये 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड जैसे कि मैंने जोड़ दिया, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन का बॉन्ड जाकर यहाँ पर इस तरह से जुड़ रहा है, ये 2 कार्बन जुड़ गए, और अब उसके बाद एक ये यहाँ पर इस वाले बॉन्ड से हमने एक क्लोरीन जोड़ दिया, इस वाले से एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो ऐसे करके ये जुड़ गए। ये हमारे पास सिंपल अगर मैं बताऊँ तो ये 1,2 डाइक्लोरो हमारा हो गया। ये जो मेरे थंब है, थंब पर जो 2 क्लोरीन लगा हुआ है, और ये सिग्मा बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, वो फ्री रोटेट होता है, फ्री रोटेशन होती है, मतलब आप इस तरह से लगा दो या फिर आप इसको घुमा भी सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ऐसे करके घुमा दिया इसको, तो ये इस तरह से घूम सकता है। तो ये भी हमारे पास वही है, सेम 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये भी सेम इस तरह से 1,2 डाइक्लोरोइथेन, या फिर ऐसे घुमा दो आप इसको, या फिर दोनों को ऐसे कर दो, या दोनों को ऐसे कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। समझ में आ रही बात? सिंपल तरीका ये है इसको समझने का। तो फ्री रोटेशन होती है किसके अंदर? सिग्मा बॉन्ड के अंदर। जब सिग्मा सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो फ्रीली रोटेट हो रहे होते हैं। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है, ठीक है। इसलिए अल्केन्स में क्या होता है कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम होता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन में। लेकिन अगर यही बात करें 1,2 डाइक्लोरोइथीन की बात कर लें, 1,2 डाइक्लोरोइथीन की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे पास उसके अंदर आएगी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मराद जैसे कि अब देखो, अब 1,2 डाइक्लोरोइथीन की बात करते हैं तो पहले देखो, अब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, अब देखो ये 2 बॉन्ड यहाँ पर जुड़ गए, अब ये 2 उंगलियां मैंने यहाँ पर जुड़ दो, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अब इसको क्लोरीन लगाया तो दिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब इसमें क्या है कि जिस तरह से मैं उसको मोड़ रहा, इसको मैं इस तरह से अब रोटेट नहीं कर सकता, ये पाई बॉन्ड जुड़ गया ना। अब या तो ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, या फिर ये ऐसे घूमेगा, लेकिन इसमें रहते हुए मैं इसको मोड़ूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह के कंपाउंड बनाता हूँ तो ये अलग कंपाउंड है, दिस इज अनदर कंपाउंड, ठीक है। या जब एक उधर और एक इधर लगा हुआ, और ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, चूँकि रोटेशन नहीं हो सकती, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है समझने की। तो सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं ना, 2 कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो मैं बॉन्ड कैसे भी घुमा देता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन जब डबल बॉन्ड लगता है ना, उसको बॉन्ड घूमता नहीं है, बॉन्ड घूमेगा तो टूट जाएगा। इसके लिए घूमे हुए बॉन्ड जो है ना, अगर हम देखेंगे तो वो एक अलग कंपाउंड होता है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी अलग नेचर होती है, वो अलग एक आइसोमर हो सकता है, ठीक है। तो इसको और से समझना है फर्स्ट 2 पॉइंट्स को, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ अल्कीन के अंदर एग्जिस्ट करती है। क्यों? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से। जो पाई बॉन्ड जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रोटेट करने में नाकाम हो जाते हैं, वो रोटेशन नहीं कर सकते, उनके लिमिटेशंस, उनके हद है रोटेट करने की, वो रोटेट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई उसके अंदर है। लेकिन यही अल्केन के अंदर क्या होता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पर उसके अंदर फ्री रोटेशन पाई जाती है, सिग्मा बॉन्ड आराम से घूम सकता है। इसकी वजह से इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आते, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इफ टू सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड देन इट इज अ सिस आइसोमर। अगर अल्कीन में किसी ऐसा हो कि सेम साइड पर दोनों एक जैसे ग्रुप्स अटैच हो तो उसको हम लोग सिस आइसोमर कहते हैं। और अगर 2 सेम ग्रुप अटैच होंगे अपोजिट साइड पर तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस आइसोमर। सिस और ट्रांस आइसोमर, इसलिए हम उसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं। एक सिस वाला आइसोमर बनता है और एक ट्रांस वाला आइसोमर बनता है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब आप देख सकते हैं, ये देखो बेटा, ये रहा पाई बॉन्ड, दोनों मौजूद है ना, पाई बॉन्ड तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर हम नाम लिखेंगे तो ये तो हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो गया, इसका भी नाम लिखेंगे तो ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। बट आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दे बोथ आर नॉट सेम कंपाउंड, दे बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड्स। ये और ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये सेम कंपाउंड्स नहीं है। इनमें क्या हो रहा है कि Cl दोनों आमने सामने लगा हुआ है, जबकि इसमें Cl जो है वो क्रॉस में लगा हुआ है। अब चूंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर रोटेट करके कंपाउंड बना हुआ है रोटेशन से तो ये अलग कंपाउंड है, ये घूम नहीं सकता था ये बॉन्ड इसके नीचे। दैट्स वाई ये दोनों अलग अलग आइसोमर्स हैं। तो देखा जाए तो बॉन्ड पैटर्न एक्जैक्टली सेम है दोनों के अंदर, जिसमें जो चीज़ जुड़ी हुई है इसमें वही चीज़ उसके जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो रही है एटम्स की, है ना। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसको हम लोग बोलेंगे सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये हमारे पास है
ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन। अगर आमने सामने सेम ग्रुप अटैच हो तो सिस है, और अगर जो है क्रॉस में अटैच हुए हैं तो फिर क्रॉस में इस तरह से CL अटैच हुआ है तो फिर ये ट्रांस है, ठीक है। तो ट्रांस मतलब अक्रॉस में जब ये ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए हम इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये अल्केन में नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ अल्कीन में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अल्केन में इसलिए नहीं करता कि फिर रोटेशन होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप होती है जो आसान होती है लगभग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से तो काफ़ी आसान है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भाई जितनी चीज़ आपको याद रखनी है, कोई मसला था? नो इशूज़। और राइट नाउ सो अब हम सेकंड जो है वो टाइप डिस्कस करेंगे इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये थोड़ा समझे गौर से, ये मुश्किल है थोड़ा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल लाइट से निकला हुआ है, ऑप्टिक से निकला। ऑप्टिक मतलब लाइट, रोशनी। तो रोशनी का इसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है ना, लाइट का कोई कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, तब इसको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं ना। ऑप्टिक से निकला, लाइट से निकला। तो ऑप्टिकल मतलब कहीं ना कहीं इसके मतलब जो है वो हमारे पास लाइट इसकी डेफिनेशन में या फिर इसके कॉन्सेप्ट में आ रही होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनैंशियोमर्स भी कहा जाता है। इनैंशियोमर्स, तो इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, या फिर इनको DL आइसोमर्स भी कहते हैं। एक तो DL होता है डकवर्थ लुईस मेथड, तो बारिश वगैरह हो जाए तो फिर ओवर कम करते हैं या फिर जो रन्स कम करते हैं क्रिकेट में, तो वो DL मेथड कहलाता है। तो वो डकवर्थ और लुईस दो क्रिकेटर वो थे, स्टैटिक्स वाले बंदे थे, मतलब माहिर स्टैटिक्स थे। तो उन्होंने क्या किया था कि वो DL मेथड निकाला था कि अगर कोई बारिश हो जाए मैच में तो कितने रन कम होने, कितने, पूरा फॉर्मूला होता है उसका, DL मेथड। तो वो तो अलग DL है, वो तो क्रिकेट में चलता है। यहाँ जो हम DL पे बात कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिस तरह से उसको हम सिस ट्रांस कहते हैं, तो वहाँ D और L होता है। अब DL क्या होता है मैं बताऊँगा थोड़ी देर में, टाइम लगेगा समझने में। तो DL आइसोमर्स भी कह सकते हैं, इनैंशियोमर्स भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम हर कोई इसको देता है। ये तीनों नाम बुक में लिखे, मैंने तीनों आपको बता दिए। है क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? मतलब सेम स्टीरियो आइसोमर है, दो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर अलग क्यों होगा उसका, ठीक है, तो वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज है, बहुत सारे पॉइंट मैंने डाल दिए अलग अलग करके, ताकि याद करने में और समझने में आसानी हो। पॉइंट वाइज चीज़ें हमेशा जल्दी याद हो जाती हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ओनली इन दोज कंपाउंड्स विच हैव कायरल कार्बन, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगी, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगी जिसमें हमारे पास जो है वो ये कायरल कार्बन मौजूद होगा। जिसमें कायरल कार्बन होगा वो सिर्फ कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें आएगा, और जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाते। सबसे पहला सवाल ये है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं सर? कार्बन तो पता है C एक एलिमेंट है सर, कार्बन वन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में होता है, तभी उसको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन क्या है? कार्बन तो पता था सर, ये कायरल कार्बन क्या है? तो ये अगले पॉइंट डेफिनेशन है कायरल कार्बन की, कि द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर कोई ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब उसके 4 बॉन्ड बने हो, ठीक है, कोई भी कार्बन तो 4 बॉन्ड बने हो और वो चारों बॉन्ड में अलग अलग एटम्स के साथ वो ज्वाइन हो, अलग अलग एटम्स के साथ वो ज्वाइन हो, तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन, ठीक है। वो कायरल कार्बन हमारे पास होगा। अच्छा, जब हम मीथेन की बात करें, मीथेन में क्या होता है? CH4 है। अब मीथेन कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। मीथेन में एक कार्बन है बट ये कायरल नहीं है, क्यों? चूंकि इसमें चारों हाइड्रोजन सेम ही जुड़े हुए हैं। या अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात कर लें तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हमारे पास के 3 चीज़ें अलग हैं, फिर एक क्लोरीन अलग है, 3 चीज़ें सेम और एक चीज़ अलग है। कायरल कार्बन क्या होता है कि कार्बन के साथ जो चारों चीज़ें A B C D ये अलग अलग जुड़े हों, ठीक है। तो स्मॉल करके स्मॉल a स्मॉल b कर लेते हैं, स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो अगर कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, आप सब जानते हैं। कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें चारों अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग एटम्स अगर जुड़े हो बेटा, तो वो कार्बन हमारे पास कहलाता है कायरल कार्बन। उसमें हम स्टार लगा के, उसमें स्टार लगा के उसको शो करते हैं, तो वो हमारे पास कायरल कार्बन कहलाता है। तो द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो ये डेफिनेशन एक नंबर की आ सकती है अलग से। तो ये कायरल कार्बन होता है। अब एग्जाम्पल एक कायरल कार्बन के लेता हूँ। ये तो मैंने जर्नल एक फॉर्मूला बता दिया कि अलग अलग चीज़ों से अटैच होगा। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कंटेन्स अ कायरल कार्बन। लैक्टिक एसिड के अंदर कायरल कार्बन होता है, ये मिल्क में मौजूद होता है। तो लैक्टोजिन सुना होगा नाम आपने। तो लैक्टिक एसिड जो है ना, तो वो हमारे पास कायरल कार्बन होता है।
ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो कायरल कार्बन मौजूद होता है। किस तरह से ये फॉर्मूला मैंने लिखा बेटा यहाँ पर, यह स्ट्रक्चर बनाया मैंने किसका, लैक्टिक एसिड का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है वो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ देखो, कार्बन के एक तरफ CH3 होता है, एक तरफ OH होता है, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसके सेंटर में ये चारों जो बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें चारों ये डिफरेंट अलग अलग एटम से ज्वाइन हुआ है। एक जगह पे CH3 से, एक जगह पे H से, एक तरफ से OH से, एक तरफ से COOH से। दैट्स वाई ये कार्बन हमारे पास जो है वो कायरल कार्बन है। तो मैंने स्टार बना दिया उसके ऊपर, एस्टेरिस्क लगा दिया उसके ऊपर, तो ये कायरल कार्बन है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा आपको। इसमें देखने को मिलेगा आपको कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इथीन के अंदर होता है, इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उनके अंदर आता है जिसके अंदर कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो 4 डिफरेंट एटम से ज्वाइन होता है चारों तरफ से, जैसे कि लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए कायरल कार्बन समझ में आ गया। अब आगे अगले पॉइंट क्या है कि दोज कंपाउंड्स विच हैव अ कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं वो। सो दे कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। मतलब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, उसको रोटेट कर देंगे, उसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये सवाल होगा सर ये क्या भला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। भाई मैं जब पढ़ता था तो मैं भी टेंशन, एक वर्ड पूछा तो नया वर्ड आ गया उसमें, अब फिर नया वर्ड आ गया। तो ये समझना हर वर्ड को जरूरी है, जब तक कॉन्सेप्ट तक आप क्लिक ना कर दें आप समझते रहें, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारे कोई भी एक वर्ड के, यार ये वर्ड बस रट लो, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एक वर्ड भी समझ नहीं पाए तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब ये बात हो गई। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में उठा लो, हर वर्ड पता होना हमें चाहिए कि उस वर्ड के मतलब क्या निकले। तो जो कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है, ऐसा कंपाउंड असल में ऑप्टिकली सेंसिटिव या ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकते हैं। तो अगला सवाल है आप करेंगे कि सर ये क्या होता है, PPL या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखो, एक तो सिंपल लाइट होती है, सूरज की रोशनी या कोई भी लाइट, उसको हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जो हर डायरेक्शन में होती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में होती है, इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे अक्सर इसको, वो हर डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं, सूरज की रोशनी जो हमारे पास आ रही है। एक हमारे पास जब इस लाइट को जब गुजारा जाएगा पोलराइजर से जब इसको गुजारा जाएगा तो उस लाइट के अंदर एक खास चीज़ हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। अगर आप कभी आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन में क्या होता है कि एक कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट सेलेक्टिव कंपोनेंट्स पास होते हैं लाइट के, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलराइजर होता है। पोलराइजर के अंदर हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर टूरमैलिन क्रिस्टल यूज़ करते हैं हम लोग, हैं निकोल प्रिज्म यूज़ होता है अक्सर हम लोग पाकिस्तान में। तो हम लोग जो करते हैं प्रैक्टिकल उसको लैब में, तो हम लोग करते हैं निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म में कहलाता है, ये पोलराइजर होता है, क्रिस्टल होता है ये। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इससे लाइट पास होती है, तो क्या होता है कि ये कुछ कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को जाने देता है। ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। इस तरह से पोलराइड लेंसेज होती हैं। पोलराइजर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि उसमें ग्लासेस होते हैं, पोलराइड ग्लासेस होते हैं, चश्मे में इस्तेमाल होता है ग्लासेस अक्सर जो यूज़ करते हैं ना। तो एक लेंस हमारे पास खास किस्म का पोलराइड लेंस कहलाता है, वो महंगा आता है, वो लेंस ही 3000 साढ़े 3000 रुपये का लेंस आपको मिलेगा सिर्फ। वो किस लिए होता है, लाइट सेंसिटिव को रोकता है। वो कहता है ना ये अच्छा है, डार्क लाइट के लिए बेहतर है। जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, जैसे मैं ग्लासेस वेयर करता हूँ, तो ग्लासेस में क्या होता है कि जब आप कभी रात के वक्त ख़ास तौर पर बड़ा मसला आता है, रात के वक्त अगर हम जो है वो लाइक अगर कभी कोई बाइक वगैरह चला रहे हो कोई भी, तो सामने से जो रोशनी आती है ना हमारी आंखों में, तो वो रोशनी स्कैटर होती है हमारी आंखों में, जाके तेज़ आती है, वो स्कैटर हो जाती है, फिर वो चुभती है, जिससे मतलब रातों में हमसे गाड़ी नहीं चलाई, किसी भी ग्लासेस वाले से मुश्किल होती है। जितना एक नॉर्मल विदाउट ग्लासेस बंदा बाइक ईजिली चला सकता है रात के टाइम में। तो वो क्या होता है कि उसके लिहाज से फिर क्या होता है, हम अलग लेंसेज यूज़ करते हैं, पोलराइड लेंसेज कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जो रोशनी पड़ रही होती है ना उसको धीमा कर देता है रात के वक्त। तो देखा होगा आपने ऐसे लेंसेज का सुना होगा, तो वो पोलराइड लेंसेज कहलाते हैं। राइडर, नॉर्मल राइडर भी यूज़ करता है उसको नाइट टाइम पे। तो कहने का मकसद है कि वो क्या होता है, वो असल में उसमें निकोल प्रिज्म लगा होता है, वो महंगा तो 3 साढ़े 3 हज़ार का सिर्फ लेंस आ रहे हैं चश्मे का, उसमें निकोल प्रिज्म लगा होता है जो क्या करता है, लाइट के कुछ कंपोनेंट्स को रोकता है, कुछ को जाने देता है। दैट इज पोलराइड लेंसेज जिसको हम कहते हैं। हर दुकान में मिलेगा, किसी भी जाएंगे तो बताएंगे।
तो वो ये निकोल प्रिज्म होता है। इसका काम क्या होता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में इसको, तो इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा कि इसके जितने भी कंपोनेंट है इसको छोड़ के एक कंपोनेंट, जैसे कि मान लो वाई कंपोनेंट जो है ना, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको जाने देगा। अब ये सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है, दिस इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको हम कहते हैं। तो जो ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, तो ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड हमारे पास क्या करते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये वो रोशनी नहीं है जो सूरज से आ रही है, ये रोशनी नहीं है जो लाइट से आ रही है, जो टॉर्च से आ रही है, नहीं, ये वो रोशनी है जो कि गुजर रही है पोलराइजर से या निकोल प्रिज्म से। तो जब निकोल प्रिज्म से रोशनी गुजरती है तो हमें पीपीएल हासिल होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ गए? याद रखना है कि नॉर्मल लाइट से नहीं होता है ये प्रैक्टिकल। तो व्हेन पीपीएल पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कायरल कार्बन, जब पीपीएल ये पास होगा किसी सैंपल से, मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद होगा कोई, तो क्या होगा, पीपीएल जो है बेटा वो रोटेट कर जाएगा। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आगे जाकर रोटेट करेगा आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो वो क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगा। जैसे ये पीपीएल सीधी गई ना, अभी आप देख सकते हैं बेटा 90 डिग्री पर जा रही है, वर्टिकल कंपोनेंट है ये। जैसे अब ये सैंपल है यहाँ पर हमारे पास, अब जिसको चेक करना है, अब ये उसमें के अंदर 100% कोई जो कंपाउंड होना चाहिए सैंपल के अंदर, वो हमेशा 100% कोई ऑप्टिकली सेंसिटिव या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद, तभी तो लाइट जब इसमें गुजरेगी तो घुमाएगा उसको। ये नॉर्मल अगर पानी या नमक डाल के घोल देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, जैसे कि लैक्टिक एसिड डाल दिया हमने इसके अंदर या ग्लूकोज डाल दिया, बहुत सारे होते हैं हमारे पास कायरल कार्बन वाले। तो हमने एक सैंपल इसके अंदर एक बना दिया, ठीक है, और सैंपल ऑफ द सोल्यूशन बना दिया उस कंपाउंड का। जब इस पर ये लाइट पास होगी ना, जैसे इससे गुजरेगी, अब या तो ये लाइट क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाएगी। क्लॉकवाइज और घड़ी के तरह, मतलब 1 2 3 4 बज रहे होंगे तो वो क्लॉकवाइज करिए, पीछे जाए 11 10 9 बज रहे होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। इस तरह से ध्यान में रखना है। अब जैसे ये 12 बज रहे हैं ना अभी, तो ये आगे गया तो 1 बजे के टाइम पे आ गया, इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाइए, इस तरह से याद रखना है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई है इसकी, तो इसका मतलब कि इसके अंदर एक किरण को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से उसको देख सकते हैं हम, लाइट बेंड होते हुए आपको दिखाई देती है, तो इससे पता लग जाता है कि इसके अंदर एक किरण कोई ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं जैसे इसने करवाया, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, है ना भाई। जिसमें क्या होता है कि लाइट की डायरेक्शन बेटा इस तरह से हो जाती है, ऐसा हो जाता है ना, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाती है, मतलब 11 बजे के टाइम वाला टाइम हो जाता, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे तो उसका मतलब जो सैंपल है ना, इसको जो कंपाउंड है वो डी आइसोमर है, फिर ये डी आइसोमर कहलाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एल आइसोमर कहलाता है। तो डी एल आइसोमेरिज्म इसलिए हम इसको कहते हैं। अब डी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ये चीज़ें याद रखें। देखो ये बायोलॉजी में बहुत काम आती है, जो खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट अगर कोई हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है इसको, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को तो जाहिर सी बात है पेपर पास करने में मदद देगा ये सब टॉपिक, लेकिन मेडिकल वालों को लाइफ टाइम यही करना है, ठीक है, डी एल। तो अब डेक्स्ट्रो है और ये लेवो है, क्योंकि जो है ना अक्सर ऐसा होता था ना, इससे पहले ये टॉपिक हम लोग मतलब सिंध बोर्ड में नहीं होता था, लेकिन बायोलॉजी में इसको पढ़ते थे, जोलॉजी में होता था ये। तो जो हमारे एमडी कैट के टीचर्स होते थे, एमडी कैट जो हमारे पास पढ़ाते हैं हमेशा से, तो एम कैट में तो वो मुझसे अक्सर रिक्वेस्ट करते थे कि सर जब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाइएगा ना तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाइएगा उसको, ताकि मुझे बायोलॉजी के उन चैप्टर्स को पढ़ाने में आसानी हो। तो फिर मैं मेडिकल वालों को बड़ी डिटेल में पढ़ाता था इसको, क्योंकि उनका काम है ज़िंदगी भर लाइफ टाइम इसी को यूज़ करना। आगे मैं बताऊँगा क्या क्या यूजेज होते हैं इसके। तो वो एक तरह से, तो इंजीनियरिंग वालों को तो बस इंटर तक ही काम है, सिंपल सी बात है। बाकी जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे उनको तो पढ़ना नहीं है। जहाँ जो केमिस्ट्री में रहेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री, उनको फिर रहना पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन मेडिकल में तो BDS, PharmD, MBBS कुछ भी करेंगे तो सब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो 2 तरह से क्लॉकवाइज घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो डी आइसोमर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एल आइसोमर है। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं और लेवो रोटेटरी होते हैं, डी और एल। अब और ये दोनों आइसोमर हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर एनेंशियोमर्स, पेयर ऑफ डी और एल। डी और एल है तो वो एनेंशियोमर्स है। अब जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड हमारे पास जो था, इसने क्या किया, जब मान लो ग्लूकोज डाला था हमने, इस ग्लूकोज ने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, इसलिए हम उसको कहेंगे जैसे डी ग्लूकोज, इसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे। अच्छा, ऐसा भी ग्लूकोज होता है जो कि लेफ्ट साइड पे मूव करा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, मतलब लेफ्ट साइड से मुराद एंटी क्लॉकवाइज पे, उसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज। आपने देखा होगा ग्लूकोज जो है ना, ब्रांड नेम ग्लैक्सोस के नाम से मिलता है।
ग्लैक्सोस के नाम से ग्लूकोज मार्केट में मिलता है, ग्रीन वाइट कलर का डब्बा होता है, छोटे बड़े हर साइज में डब्बा आता है। अब वो चक्कर वगैरह आते हैं, कभी ऐसा एनर्जी के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, देखा होगा ना बेटा। अब उसमें ग्लैक्सोस डी लिखा होता है, कभी आप देखोगे, देखा है कभी ग्लैक्सोस के आगे डी लिखा होता है। मैं बचपन से सोचता था भाई ये क्यों लिखा होता है डी, डी का क्या मतलब है, ग्लैक्सोस ABC तो होता नहीं, डी डायरेक्ट कहाँ से। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं पता लगा ये डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कि वो तब उसका अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो वो PPL को क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है उसी को पता हो सकता है जो केमिस्ट्री पढ़ता हो, एक आम इंसान तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको समझ पाए डी का मतलब क्या है, इतनी लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी उसको पहले। सही बात है ना यार, तो पता होना चाहिए। एक पढ़े लिखे शख्स में और नहीं पढ़े लिखे शख्स में ये फ़र्क होता है, उसको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ क्या है। तो अब डी मतलब डेक्सो रोटेटरी है, एल मतलब लेवर रोटेटरी है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स इसको हम कह सकते हैं एक दूसरे के। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास होती है रेसिमिक मिक्सचर। एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा कि रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ये आ सकती है उसके MCQs में डेफिनेशन आ सकती है रेसिमिक मिक्सचर की, कि ऐसा मिक्सचर, एक मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स जिसमें 50% डी आइसोमर हो और 50% एल आइसोमर हो, वो हमारे पास कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। मतलब अगर मिसाल के तौर पे ग्लूकोज डी भी होता है, ग्लूकोज एल भी होता है, तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज दोनों को हम मतलब एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज डी डाल दें, 1 चम्मच ग्लूकोज एल डाल के घोल दें उसको, ये कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। अब थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, दैट्स वाई इट कैन नॉट रोटेट PPL एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये रोटेट नहीं कर सकता PPL को, क्यों? ठीक है, 50% घुमाएगा राइट पे, 50% घुमाएगा लेफ्ट पे, तो वो वहीं रह जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जिसमें दोनों के 50-50 होते हैं। सही है भाई, तो ये याद रखे रहे तो आसान सी बात है रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल इसमें दें कि डी और एल की, तो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स। जैसे मैंने यहाँ बताया कि डी और एल ग्लूकोज हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कल मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया था, मैं आपको शो करता हूँ कि ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने ग्लूकोज बनाया, दोनों ग्लूकोज हैं, C6H12O6 ये भी है, C6H12O6 ये भी है, दोनों का सेम फार्मूला है। स्ट्रक्चर भी लगभग बॉन्ड पैटर्न सबके सेम है, इसका भी बॉन्ड पैटर्न सेम, इसका भी बॉन्ड पैटर्न सेम है, सिर्फ एक एटम का फर्क इसके अंदर आता है, ठीक है। ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, देखो पूरा बना हुआ ये ग्लूकोज, जैसे कल मैंने बनाया था एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर देख सकते हैं आप लगा हुआ, बाकी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है, मल्टीपल OH ग्रुप्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर OH जो है ना, जो पहला OH लगा है, आप देख सकते हैं कि डी ग्लूकोज में राइट साइड पे लगा होता है और एल ग्लूकोज में लेफ्ट साइड पे होता है। बॉन्ड पैटर्न चेंज हो रही है, लेकिन इसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि इसको जब पानी में घोलोगे तो ये क्लॉकवाइज मूव कराएगा, इसको पानी में जब घोल के सोल्यूशन बनाओगे उससे PPL को पास करोगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो ये दोनों एक तरह से एनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो क्या कहने का मकसद है बेटा कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, सुन लें इसको दोबारा से मैं बता रहा हूँ अगेन, ताकि चार चीज़ें रिपीट हो जाए आपके जहन में आकर, कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, दो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइसोमर्स किसे कहा जाता है कि अगर एक कंपाउंड मतलब एक फार्मूला हो और एक फार्मूले पे मल्टीपल कंपाउंड अगर आ रहे हो तो वो हमारे पास कहलाता है आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। अब वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि एक कंपाउंड का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे होते हैं, बॉन्ड पैटर्न चेंज होने से, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। उसमें 4 टाइप है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कार्बन की चेन कम ज़्यादा हो रही हो तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो पोजीशन होती है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप की उसको चेंज कर रहे होते हैं तो अलग अलग कंपाउंड बन रहे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, जिससे फार्मूला सेम रहता है, कंपाउंड अलग हो जाता है। इसी तरह से मेटामेरिज्म हमने पढ़ा था, सिर्फ ईथर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल अटैच उनके यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये तो कल की क्लास थी, तो पढ़ा था 1.5 घंटा था, तो भाई अब 1.5 घंटा थोड़ी ना बताऊंगा, अब तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यही चीज़ तालीम कहलाती है, ठीक है। इसके समझ गए हैं आप, अगर आप छोटे में भी समझ जा रहे हैं कि यार ये चीज़, लेकिन एक साथ नहीं सर, कल भी आप 2 मिनट बैठ के ख़त्म कर देते हैं, ऐसा तो कल नहीं हो सकता था ऐसा। फिर आप बोलते हैं सर क्या बातें कर रहे हैं आप, ये सारी समझ में नहीं आएगा ना, डिटेल में पहले समझे फिर उसको रिव्यू लेने हल्का सा, खत्म हो गई बात। सेकंड उसके बाद क्या है, आज हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप है। स्टीरियो में क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है, कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड पैटर्न सेम रहता है लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट हो जाती है। अब इसके अंदर 2 हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्केन के अंदर नहीं होता फ्री रोटेशन की वजह से, सिर्फ अल्कीन के अंदर होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। इसमें क्या होता है कि अगर दो डबल बॉन्ड कार्बन है तो उनमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर वो आमने सामने लगे हुए हैं तो वो सिस आइसोमर कहलाता है।
और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर जो दो ग्रुप्स अटैच है दोनों कार्बन में, अगर वो क्रॉस में लगे हुए हैं तो फिर वो ट्रांस आइसोमर कहलाते हैं। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी सब डिफरेंट होती है। लिखा हुआ नहीं हमारे बुक में, इतना डिटेल में नहीं बताया गया, थोड़ा सा बताया गया। लेकिन ना कुछ बच्चे कमेंट्स में भी करते हैं ना अक्सर कि वो डिटेल में बता रहे हैं, सर आपने इसकी रीज़न नहीं बताई, इसकी नहीं बताई। देखो बताने में तो इंसान कुछ भी बता सकता है, हम तो उतना देखते हैं। मैं तो नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मेरी क्लास में प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बैठे हुए, सिंपल सी बात है। जो आगे जाकर कंप्यूटर साइंस लेंगे उनको केमिस्ट्री बस उतनी पढ़ लेंगे जितना उनको 85 नंबर उनका आ जाए, बस दैट्स इट। उनको साइंसदान नहीं बनाना, उनको पढ़ना ही नहीं है ना ज़िंदगी में आगे जाकर। ये तो मैं क्यों उनको बिला वजह सत्संग करूँ इन चीज़ों में। उतना पढ़ाओ जितना आपके नंबर के लिए चाहिए, दैट्स इट। नहीं पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, सही बात है। कमेंट्स में बच्चे कहते हैं बहुत कुछ होता है, बच्चे कहते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, ये भी छोड़ दिया, इसको तो आपने रीज़न ही नहीं बताया क्या हो रहा है। मुझे पता है मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं वजह है ताकि एक हद तक सब इतना तो पढ़ लेना कम से कम कि नफरत ना हो सब्जेक्ट से, चीज़ें बस समझ में आ जाए और चीज़ें बस नंबर आ जाए हमारे, जो हमारा काम है, जो मेरा काम है एज ए टीचर आपको कराना, ठीक है। अक्सर बच्चे कमेंट्स करते हैं, दैट्स मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है कि मुझे बस इतना बताना होता है कि ये चीज़ क्या है। ओके नेक्स्ट क्या है कि आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है जिसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन होता है, कायरल सेंटर भी कहते हैं, जिसमें कायरलिटी पाई जाती है जिस मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें कायरल कार्बन होगा। अब कायरल कार्बन क्या होता है, अगर कोई कार्बन 4 बॉन्ड से डिफरेंट चीज़ों से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जिसमें आ गया उसमें आएगी हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी डी ग्लूकोज के अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना ये कायरल है। आप देखो एक तरफ OH से जुड़ा हुआ है, एक तरफ H से जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक तरफ COH से जुड़ा हुआ है। मतलब चारों तरफ ग्रुप अलग अलग अटैच है इसके, है ना भाई। यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ एक डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई चूँकि ये वाला कार्बन कायरल है। अच्छा, बाकी किसमें से कोई दूसरा कार्बन कायरल नहीं है। अब ये सारे, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ये वाला कार्बन, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, इसमें 3 बॉन्ड बना है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। बाकी ये सारे के सारे देख सकते हैं इसमें 2 बॉन्ड सबका सेम आ रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन आ रहा है। तो सिर्फ यही एक कायरल कार्बन हमारे पास होता है किसके अंदर, हमारे ग्लूकोज के अंदर। सही बात है ना। तो कायरल कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स से जुड़ा हो, जिसके अंदर कायरल कार्बन आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा कि वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा सकेगा, घुमा सकेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बनती है कि जब हम नॉर्मल लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से गुजारते हैं तो फिर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास रह जाता है। फिर वो वर्टिकल कंपोनेंट जब सैंपल से पास होता है तो या तो वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। अगर लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड है, डी आइसोमर है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लेवो रोटेटरी है या एल कंपाउंड है, या एल आइसोमर है। अगर कोई ऐसा मिक्सचर है तो उसमें 50% डी और 50% एल है तो उसको ऐसे मिक्सचर कहते हैं, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज एक फेमस टाइप है हमारे पास किसकी बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की, जिनको एनएनशियोमर्स भी कहा जाता है। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है बहुत ज़्यादा। दैट्स इट।